सरकार ने की स्पेशल सेशन की खास तैयारियां, सचिव लेवल के सभी अफसरों की छुट्टियां हुई रद्द। सूर्य मिशन के लिए काउंटडाउन शुरू, 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर आदित्य L1 पहुंचेगा सूरज के करीब। रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनी जया सिन्हा, बोर्ड के 166 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को बनाया गया CEO। मणिपुर में 3 दिनों से हिंसा जारी, 8 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल। RSS प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और सभी भारतीय हिंदू हैं। नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है, जिसके सदस्यों को लेकर आज ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसके बाद से वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। मोदी सरकार संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष भड़क गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने सभी सचिवों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है और सभी को दिल्ली में ही रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास कर देती है तो देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। हालांकि संसद के इस विशेष सत्र को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद के विंटर सेशन की तारीख बताई जाए। साथ ही ओवैसी ने कहा कि एक देश एक चुनाव असंवैधानिक होगा। विपक्षी दलों का कहना है कि विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने किसी भी राजनीतिक दल से संपर्क नहीं किया है। विपक्ष के कई नेता मान रहे हैं कि केंद्र सरकार वक्त से पहले चुनाव करवा सकती है। विपक्ष का रुख ये भी है कि अगर चुनाव जल्द होते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। बता दें कि सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ से मुलाकात की। ये मुलाकात रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई। वहां कुछ देर रुकने और पूर्व राष्ट्रपति से विचार विमर्श के बाद नड्डा लौट गए। वहीं विपक्षी दलों ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम पर ऐतराज जताया है। वहीं चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब सभी की निगाहें सूर्य मिशन आदित्य L1 पर टिकी हैं। इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो के आदित्य L1 मिशन को शनिवार सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 23 घंटे 40 मिनट का काउंटडाउन आज 12:10 पर शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मिशन लॉन्च के लिए तैयार है। इस मिशन को इसरो के सबसे विश्वसनीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-57 रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को पहले पृथ्वी के निकट लो अर्थ ऑर्बिट में 235 किलोमीटर से 19,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से इसकी कक्षा को बढ़ाते हुए इसे सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर की यात्रा पर भेजा जाएगा। इस यात्रा को पूरा होने में तकरीबन 4 महीने लगेंगे। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंटर पर आदित्य L1 मिशन को स्थापित किया जाएगा। अब जब काउंटडाउन शुरू हो गया तो अगले 24 घंटे में रॉकेट में 4 चरणों में ईंधन भरने का काम होगा। इसके बाद उपग्रह के संचार तंत्र, रॉकेट रेंज और ट्रैकिंग सेंसर से जुड़े सभी पैरामीटर्स की जांच की जाएगी, जिसके बाद ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के जरिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मिशन के नाम आदित्य L1 से ही इसके उद्देश्य का पता चलता है। सूर्य का एक नाम आदित्य भी है और L1 का मतलब लैग्रेंज बिंदु है। इसरो के अनुसार L1 पॉइंट की दूरी पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 को L1 बिंदु की प्रभाव मंडल कक्षा में रखकर सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को मिलाकर इस सिस्टम में 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर इनका नाम पड़ा है। ये ऐसी बिंदु बताई जाती हैं जहां 2 बड़े पिंडों जैसे कि सूर्य और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल जैसे क्षेत्र उपलब्ध होते हैं। इसका मतलब यह है कि लैग्रेंज पॉइंट पर सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ इस तरह बैलेंस होता है कि वहां कोई चीज लंबे वक्त तक ठहर सकती है। इसलिए आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु में एक स्थापित करने के लिए लॉन्च किया जाएगा, जहां से ये सूर्य पर हर समय नजर रखकर अध्ययन कर सकेगा। साथ ही स्थानीय वातावरण की जानकारी भी जुटाएगा। इसरो के मुताबिक सूर्य की विभिन्न परतों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 7 पेलोड ले जाएगा।
अंतरिक्ष यान में लगे ये पेलोड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करेंगे। इसरो के मुताबिक 7 में 4 पेलोड सीधे सूर्य का अध्ययन करेंगे और बाकी 3 L1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स का इन सीट अध्ययन करेंगे। इससे इंटरप्लैनेटरी माध्यम और सौर गतिका के प्रसार प्रभार का अहम वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। वहीं रेलवे बोर्ड की पहली चेयरपर्सन जया वर्मा सिन्हा ने शुक्रवार को पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अनिल कुमार लाहोटी की जगह ली। रेलवे बोर्ड के 166 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब किसी महिला को बोर्ड का चेयरपर्सन और CEO नियुक्त किया गया है। सिन्हा इससे पहले रेलवे बोर्ड में ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट की सदस्य रह चुकी हैं। लाहोटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी जगह नया चेयरमैन बनने के लिए रेलवे ने 4 लोगों का एक पैनल बनाया था। इसी पैनल ने जया वर्मा को नया चेयरमैन बनाने पर सहमति दी है। जया 31 अगस्त 2024 तक पद पर रहेंगी। ओडिशा के कोरामंडल एक्सप्रेस हादसे के समय जया ने सरकार को घटना की पूरी जानकारी दी थी। उन्होंने PMO से इस घटना का पावर प्रेजेंटेशन भी दिया था। इस हादसे के दौरान जया वर्मा के काम की बहुत तारीफ की गई थी। बता दें, जया वर्मा ने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। उन्होंने 1988 में इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस में ज्वाइनिंग की। जया फिलहाल रेलवे बोर्ड में मेंबर, ऑपरेशंस और बिजनेस डेवलपमेंट के पद पर काम कर रही थी। इसके अलावा जया दक्षिण पूर्व रेलवे में चीफ कमर्शियल मैनेजर, पूर्व रेलवे में डिविजनल मैनेजर और उत्तर रेलवे में भी काम कर चुकी हैं। जया ढाका के इंडियन हाई कमीशन में 4 साल तक सलाहकार के तौर पर काम कर चुकी हैं। कोलकाता से ढाका तक चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत जया के कार्यकाल में ही हुई थी। बड़ी बात यह है कि जया ऐसे समय में इस पद को संभालेंगी जब केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे को रिकॉर्ड बजट दिया है। केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे को 2023 और 24 में 2.74 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट दिया है। ये अब तक का रेलवे को दिया गया सबसे ज्यादा बजट है। बालासोर में रेल दुर्घटना के समय जया वर्मा रेलवे बोर्ड की सदस्य थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सिर्फ एक ही ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुई है, न कि 3 ट्रेन। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने भी ये कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से एक्सीडेंट। वहीं मणिपुर एक बार फिर सुलग उठा है। चूराचांदपुर और विष्णुपुर जिलों के बॉर्डर बफर जोन में 29 अगस्त से शुरू हुई हिंसा अब भी जारी है। 3 दिनों में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। खोइरनटक, चिंगपेई, खोसबुंग और नारायण सेना में मैतेई और कुकी हमलावरों के बीच गुरुवार को मोर्टार हमलों और फायरिंग से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मणिपुर के चर्चित कुकी गायक मंगबोई लुंगीडाम भी हैं, जिन्होंने मई में हिंसा भड़कने के बाद आई गम हिलोहेम गीत लिखा था। वहीं आदिवासी संगठन ITLF ने चूराचांदपुर में बंद का ऐलान किया है। हिंसाग्रस्त चूराचांदपुर में और विष्णुपुर में आर्मी को तैनात किया गया है। अभी यहाँ के बफर जोन में CRPF और असम राइफल्स तैनात थी। आर्मी का कहना है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में महिला संगठन उन्हें आगे जाने नहीं दे रही है। मणिपुर के विष्णुपुर और चूराचांदपुर सीमा पर 29 अगस्त को 2 गुटों में गोलीबारी हुई थी। इसमें ग्राम रक्षा दल के 2 वॉलंटियर्स की मौत हो गई थी। वहीं 7 लोग घायल भी हुए थे। नारायण सीना में हमलावरों ने खेतों में काम कर रहे किसानों पर गोलीबारी की थी। इसके जवाब में वॉलंटियर्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मृतकों की पहचान लाइबुजम, इनाव और जांग मिल्टन इंगरोड के रूप में हुई है। लाइबुजम को विष्णुपुर के नारायण सीना में गोली लग गई थी। इसे इम्फाल के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं जांग मिनलिन चूराचांदपुर के सोंगदो गांव में झड़प के दौरान घायल हो गया। मणिपुर पुलिस ने 28 अगस्त को प्रतिबंधित विद्रोही समूह की राजनीतिक विंग रिवॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा यानी NSCN-IM के एक एक्टिव कैडर और कांगलेपाई कम्युनिस्ट पार्टी के 2 ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया था। इम्फाल पूर्व और विष्णुपुर में तलाशी अभियान के दौरान 6 हथियार, 5 गोला बारूद और 2 विस्फोटक बरामद किए गए थे। पुलिस ने 29 अगस्त को इसकी जानकारी दी थी। सुरक्षा बलों ने राज्य के अन्य इलाकों में गोलीबारी होने की बात कही। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। बता दें, RSS प्रमुख भागवत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के नागपुर में ये टिप्पणी की। वो दैनिक तरुण भारत अखबार चलाने वाले कंपनी श्री नरकेसरी प्रकाशन लिमिटेड की नई इमारत मधुकर भवन के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। RSS प्रमुख भागवत ने कहा, हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है और ये एक सच्चाई है। वैचारिक रूप से सभी भारतीय हिंदू हैं और हिंदू का मतलब सभी भारतीय हैं। वो सभी जो आज भारत में हैं वो हिंदू संस्कृति, हिंदू पूर्वजों
और हिंदू भूमि से संबंधित हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसी के साथ उन्होंने लोगों की उम्मीदों का जिक्र करते हुए कहा कि संघ को सबकी चिंता करनी चाहिए। भागवत ने कहा कुछ लोग इसे समझ गए हैं, जबकि अपनी आदतों और स्वार्थ के कारण समझने के बाद भी इस पर अमल नहीं कर रहे। इसके अलावा कुछ लोग या तो इसे अभी तक समझ नहीं पाए हैं या भूल गए हैं। अखबार के कार्यालय में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग में सभी को शामिल किया जाना चाहिए और अपनी विचारधारा को बरकरार रखते हुए इसे निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। भागवत ने कहा कि हमारी विचारधारा की दुनिया भर में बहुत मांग है। उन्होंने कहा हर कोई इसे समझ गया है, कुछ इसे स्वीकार करते हैं, कुछ नहीं। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि स्वाभाविक है कि इस संबंध में वैश्विक जिम्मेदारी देश, समाज और उन मीडिया पर आएगी जो विचारधारा का प्रसार करते हैं। भागवत ने पर्यावरण की देखभाल करने और स्वदेशी पारिवारिक मूल्यों और अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कार्यक्रम में मौजूद थे। नितिन गडकरी बतौर मुख्यमंत्री अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि इंक्लूसिवनेस एक अखबार की पहचान है। उन्होंने कहा कि पाठक ऐसे मीडिया को पसंद करते हैं जो वैचारिक पहचान के साथ साथ समावेशी है। वहीं 2 सितंबर को अतरासी पुल के नीचे होने वाली महापंचायत की सफलता के लिए समीक्षा बैठक में भाकियू शंकर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि संगठन किसानों की समस्याओं को हल कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अनुशासनात्मक तरीके से समस्याओं को हल कराया जा रहा है, यह आगे भी जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन शंकर गुट की समीक्षा बैठक का आयोजन डॉक्टर भाग की अध्यक्षता व सतवीर सिंह के संचालन में संपन्न हुई। चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि 2 सितंबर को दोपहर 12 बजे भाकियू शंकर की महापंचायत अतरासी पुल के नीचे होगी। कहा कि उनका संगठन एक अनुशासनात्मक संगठन है जो अनुशासन में रहकर किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं को हल कराता है। 2 सितंबर की महापंचायत को राष्ट्रीय संरक्षण महामंडलेश्वर हवन अखाड़ा कर्मयोगी संत दयाशंकर पुरी महाराज संबोधित करेंगे। इस दौरान चौधरी सत्यपाल गुजर, नरेश भगत, राकेश रतनपुरी, चौधरी नेमपाल सिंह, शेर सिंह राणा, कपिल यादव, विक्रम पवार, रघुवीर सिंह, इफ्तिकार हुसैन, नौबहार चौहान, सोमीवीर साहन आदि मौजूद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था देते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिले। इस तरह अब हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 16(3) का दायरा बढ़ाया जाएगा। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले का निपटारा किया और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये अहम फैसला सुनाया। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि अवैध या शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने मृत माता पिता की पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। हालांकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य तरह की संपत्ति के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह फैसला केवल हिंदू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्तियों पर लागू है। भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 3 जजों की पीठ रेवना सिद्धापा बनाम मल्लिकार्जुन मामले में 2 जजों की पीठ के फैसले के खिलाफ एक मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि शून्य या अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति, चाहे वो स्वर्जित हो या पैतृक, उसमें उत्तराधिकार का हक रखते हैं। इस मामले में मुद्दा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 की व्याख्या से संबंधित है, जो अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करता है। हालांकि धारा 16(3) में यह भी कहा गया है कि ऐसे बच्चे केवल अपने माता पिता की संपत्ति के हकदार हैं और अन्य साहैदिक शेयरों के पर उनका कोई अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में प्राथमिक मुद्दा यह था कि हिंदू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित हिंदू अविभाजित परिवार में संपत्ति को माता पिता की कब माना जा सकता है। वहीं दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित गुफा मंदिर में पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना के साथ गुरुवार को बाबा अमरनाथ यात्रा संपन्न हो गई। करीब 62 दिनों तक चली अमरनाथ यात्रा के दौरान इस वर्ष 4.40 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन कर पूजा अर्चना की। अधिकारियों ने बताया कि भगवान शिव की पवित्र छड़ी, जिसे छड़ी मुबारक कहा जाता है, उसके संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी साधुओं और भक्तों की भीड़ के साथ गुरुवार तड़के पूजा अर्चना के लिए उसे लेकर गुफा मंदिर पहुंचे। साधुओं और श्रद्धालुओं का समूह पहलगाम से 42 किलोमीटर की पदयात्रा पर गुफा में पहुंचा। इस दौरान इस समूह ने चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी में रात्रि विश्राम किया। अधिकारियों के मुताबिक बाल्टार और पहलगाम मार्गों से 1 जुलाई को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के दौरान
कुल 4,45,338 श्रद्धालुओं ने प्राकृतिक रूप से बने हिम शिवलिंग के दर्शन किए। अधिकारियों ने बताया कि इस साल यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं सहित 48 लोगों की मौत हो गई और 62 घायल हो गए। उन्होंने कहा ये मौतें मौसम संबंधी घटनाओं या प्राकृतिक कारणों से हुई। इस वर्ष यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या पिछले साल से अधिक रही। पिछले साल 3.65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की थी। इस साल यात्रा शांतिपूर्ण और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से मुक्त रही। 26 अगस्त की सुबह दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से अखाड़ा के प्रमुख महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी रवाना हुई थी। छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी 1979 तक इस पूजा के तुरंत बाद मुख्य तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। भगवान शिव की यह गुफा बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दी है। 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके सिंह को इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बरी किया था, लेकिन 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को पलटते हुए उन्हें दोषी करार कर दिया है। प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। बता दें 1995 में बिहार के छपरा में 18 साल के राजेंद्र राय और 47 साल के दारोगा राय की एक मतदान केंद्र के नजदीक हत्या हुई थी। यह आरोप लगा था कि प्रभुनाथ सिंह ने दोनों को इसलिए मार डाला क्योंकि उन्होंने प्रभुनाथ के कहने के मुताबिक मतदान नहीं किया था। इस मामले में सिंह को 2008 में निचली अदालत और 2012 में पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने अभय एस ओक और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि मामले में प्रभुनाथ के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के गृह सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया था कि प्रभुनाथ सिंह को गिरफ्तार किया जाए और 1 सितंबर को पेश किया जाए। हालांकि बाद में जजों ने साफ किया कि प्रभुनाथ की पेशी के लिए सुप्रीम कोर्ट लाने की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया था। प्रभुनाथ के वकील ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए रियायत की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने उम्र कैद की सजा की घोषणा कर दी। जजों ने बिहार सरकार और प्रभुनाथ को यह आदेश दिया कि दोनों पीड़ितों के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। पहले जेडीयू और बाद में आरजेडी में रह चुके प्रभुनाथ को 2017 में विधायक अशोक सिंह की हत्या में भी दोषी करार दिया गया था। इस मामले में भी उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। फिलहाल वो झारखंड की हजारीबाग जेल में बंद है। वहीं देश की राजधानी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस कार्यक्रम के माध्यम से हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। आगे उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी कई रहस्यों से पर्दा उठेगा। प्रत्येक व्यक्ति को देश के विकास और उसके भविष्य से जोड़ना वो चुनौती है जिसका नेतृत्व को सामना करना होगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम के माध्यम से भूले हुए स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने की एक नई दृष्टि दी है। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। देश विकसित भारत बनाने के लिए आप सभी को योगदान देना होगा। वहीं मेरी माटी मेरे देश अभियान पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के पीछे एक ही उद्देश्य है और वो है वीरों को श्रद्धांजलि देना। आगे उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के पीछे एक ही आस्था है, भारत के वीरों को नमन। आगे मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इस धरती पर प्राण न्यौछावर करने वालों को हम सब अपना समर्पण प्रतीक के रूप में दे रहे हैं। हर घर से, हर गांव से, हर देहात से मिट्टी का कण अमृत वाटिका के निर्माण में पहुंचे और हर भारतीय इस देश की मिट्टी से जुड़कर देश के विकास में कार्यरत है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच मजबूत बंधन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मूल का पत्थर साबित होगी। राजनाथ सिंह कल से द्वीप राष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन के साथ बातचीत करेंगे। विक्रमसिंघे के पास श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय का भी प्रभार है। बयान में कहा गया कि बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। सिंह मध्य श्रीलंका में नुवारा एलिया और देश के पूर्वी हिस्से में स्थित त्रिकोमाली का भी दौरा करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ सिंह की यह यात्रा श्रीलंका के साथ मौजूद गर्मजोशी भरे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाने में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराएगी। ये दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। श्रीलंका पर चीन के प्रभाव बढ़ने को लेकर चिंताओं के बीच भारत श्रीलंका के साथ अपने समग्र राजनीतिक संबंधों का विस्तार कर रहा है।
पिछले साल अगस्त में हबन-टोटा बंदरगाह पर चीनी मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज युआन वांग के लंगर डालने के बाद भारत और श्रीलंका के बीच राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। पिछले महीने एक अन्य चीनी युद्धपोत कोलंबो बंदरगाह पर रुका था। पिछले साल अगस्त में भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर समुद्री निगरानी विमान सौंपा था। विमान भारतीय नौसेना की सूची से श्रीलंका को दिया गया था ताकि देश को अपनी तत्काल सुरक्षा आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिल सके। भारत स्वदेशी रूप से निर्मित ओपीवी प्रदान करने सहित श्रीलंका के रक्षा बलों के विभिन्न क्षमता निर्माण उपायों का समर्थन करता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघे ने जुलाई में भारत का दौरा किया था, जिस दौरान दोनों पक्षों ने अपने रक्षा और रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। पिछले साल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के बाद किसी श्रीलंकाई नेता का यह पहला भारत यात्रा था। भारत ने पिछले साल आर्थिक संकट से प्रभावित श्रीलंका को भोजन और ईंधन की खरीद के लिए ऋण सहित लगभग 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी थी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 2.9 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए मदद करने के लिए गारंटी भी दी है। बीते कुछ समय से महाराष्ट्र की सियासत में शुरू हुआ उथल पुथल का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे शिवसेना के दोनों गुट हो या एनसीपी के या फिर भाजपा या कांग्रेस, सभी दल एक दूसरे पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसी कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने अब राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नाना पटोले ने व्यंग्य भरे लहजे में देवेंद्र फडणवीस को राज्य का सुपर सीएम बता दिया। उन्होंने ये टिप्पणी फडणवीस के हाथों से होते हुए फाइलें मुख्यमंत्री के पास पहुंचाए जाने के सरकार के हालिया कदम पर की। पटोले मुख्य सचिव मनोज सैनिक द्वारा सभी विभागों को दिए गए निर्देश की पृष्ठभूमि में ये बात कर रहे थे। निर्देश में कहा गया कि अजीत पवार के बाद फाइलों को मंजूरी के लिए सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भेजने से पहले उन्हें फडणवीस के पास भेजें। नाना पटोले ने अजीत पवार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने अजीत पवार की दादागिरी देखी है। पटोले ने कहा कि एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों ने अजीत पवार पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हुए एमवीए की सरकार गिराई थी और अब वो सरकार में शामिल हो गए। हाल ही में अजीत पवार ने एनसीपी में बगावत कर दी थी और अपने विधायकों के साथ भाजपा शिवसेना गुट में शामिल हो गए थे। दूसरी ओर मुंबई में हो रही इंडिया गठबंधन की बैठक पर फडणवीस ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। ये सभी मुंबई आए हैं और इनका एक ही एजेंडा है कि पीएम मोदी को हटाओ। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी वंशवादी पार्टियों की दुकानें बंद हो रही हैं। फडणवीस ने कहा कि वे जितना चाहे कोशिश कर लें, लेकिन लोगों के मन से पीएम मोदी को नहीं हटा पाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।